कई बार सच्चाई सचमुच कल्पना से भी ज्यादा अजीब होता है और आज मैं आपको 3 कहानियां सुनाने वाला हूं जो इसे साबित करता है। लेकिन पहले ही बता दूं, ये मेरा अपना स्टोरी नहीं है। हालांकि इन कहानियों के साथ रिलेट करने के लिए इन्हें फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव में ही सुनाना जरूरी है। तो मैं सिर्फ एक वोकलिस्ट हूं जो इन कहानियों को आपके सामने पेश कर रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हो तो वेलकम बैक। आप तो जानते ही हो कि आपको क्या करना है, बस लाइक बटन दबाकर अपनी अटेंडेंस दे दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्रोसेस आपके लिए भी लगभग सेम है, बस एक छोटा सा स्टेप एक्स्ट्रा है, और वो है कि अगर वीडियो आपको सच में पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसा ही स्ट्रेंज और मिस्टीरियस स्टोरीज लेके आते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नवंबर 2006 में निंटेंडो ने एक नया गेमिंग कंसोल लॉन्च किया जिसे वी बोल के इंट्रोड्यूस किया गया। यह कंसोल बेहद फेमस हुआ और तुरंत ही लगभग पूरी तरह से बिक गया। अगले जनवरी तक यह कंसोल दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में दुकानों में अवेलेबल नहीं था और लोग इसे पाने के लिए पागल हो रहे थे। लोग इसे खरीदने के लिए अनबिलीवेबल अमाउंट में पैसे खर्च कर रहे थे। सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया के एक रेडियो स्टेशन KDND ने इन बहुप्रतीक्षित कंसोल्स में से एक को जैसे तैसे हासिल किया और इसे एक ऑन एयर कंपटीशन के दौरान इनाम के रूप में देने का फैसला किया। इस कंपटीशन का नाम था होल्ड योर वी फॉर अ वी। इस कंपटीशन का विचार बेहद सिंपल था। पार्टिसिपेंट्स को बहुत सारा पानी पीने के लिए दिया जाएगा और जो सबसे लंबे समय तक इसे रोके रख सकेगा वो इस इनाम को जीतेगा। इस प्रतियोगिता से पहले रेडियो स्टेशन ने इसे एग्रेसिवली ऑन एयर प्रमोट करना शुरू कर दिया। कई लोगों ने कॉल करके चिंता जताई कि बहुत ज्यादा पानी पीना खतरनाक हो सकता है, यहां तक कि जानलेवा भी। लेकिन स्टेशन ने इन चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया और कहा कि वे इस बारे में जानते हैं और सभी पार्टिसिपेंट एक वेवर फॉर्म पर साइन करेंगे, इसलिए जो भी उनके साथ होगा उसके लिए स्टेशन जिम्मेदार नहीं होगा। शुक्रवार 12 जनवरी की सुबह 18 कंटेस्टेंट्स KDND रेडियो स्टेशन पहुंचे और उन्होंने फॉर्म पर साइन किया। हालांकि एक कंटेस्टेंट ने कहा कि वेवर फॉर्म सिर्फ प्रचार संबंधी मुद्दों को कवर करता है, हेल्थ और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को नहीं। इन कंटेस्टेंट्स में से एक 28 वर्षीय जेनिफर स्ट्रेंज थीं, जो 3 बच्चों की मां थीं। वो ये वी अपने बच्चों के लिए जीतने की कोशिश कर रही थीं। जेनिफर और बाकी कंटेस्टेंट्स को फॉर्म पर साइन करने के बाद एक कमरे में ले जाया गया, जहां उन्हें 250 ml की पानी की बोतलें दी गईं। उन्हें हर 15 मिनट में वो पानी का बोतल बिना रुके खत्म करके फिर उसे दोबारा भरकर फिर से वही सेम प्रोसेस रिपीट करना होता था, जब तक कि वो खुद से गेम क्विट ना कर दे। अगर किसी भी टाइम कंटेस्टेंट्स अपनी पानी की बोतल पूरी खत्म नहीं कर पाते या अगर वे बाथरूम जाने के लिए उठते तो वे कंपटीशन से बाहर हो जाते। ये कंपटीशन सुबह 6:45 बजे शुरू हुई और सुबह 8 बजे तक कंटेस्टेंट्स 5 बोतल पानी पी चुके थे और कई कंटेस्टेंट्स ने खुद को बाहर भी कर लिया क्योंकि उन्हें बाथरूम जाना पड़ा। लेकिन रेडियो स्टाफ्स को लगा कि ये कॉन्टेस्ट काफी लंबा खींचने वाला है, जब तक कि उन्होंने जेनिफर समेत बाकी बचे कंटेस्टेंट्स को पीने के लिए एक बड़ी पानी की बोतल नहीं दी। अगले कुछ घंटों में सभी कंटेस्टेंट्स जेनिफर और एक आदमी को छोड़कर बाहर हो गए, क्योंकि कॉन्टेस्ट टाइम के साथ साथ मुश्किल बनते जा रहा था, क्योंकि कंटिन्यूअस पानी पीना था हर 15 मिनट पर। जेनिफर को ऑन एयर ये कहते हुए सुना गया कि बहुत दर्द हो रहा है, जिस पर एक होस्ट हंसते हुए बोला, क्या तुम्हें लेटना है? फिर किसी ने कहा, वो तो चल भी नहीं पा रही है, और सभी बस हंसे और कुछ भी नहीं किया। इसी समय एक नर्स ने रेडियो स्टेशन पर कॉल किया और बहुत ही जोर देकर कहा कि जो कुछ वो इस कॉन्टेस्ट में कर रहे हैं वो एक बहुत ही खराब डिसीजन है। उसने कहा, आप ऐसा करके किसी की जान ले लोगे वाटर इंटॉक्सिकेशन से। वाटर इंटॉक्सिकेशन, जिसे वाटर पॉइजनिंग भी कहते हैं, एक ऐसी स्थिति है जहां एक्सेसिव पानी पीने से खून पतला हो जाता है। इसका असर आपके दिमाग पर पड़ता है
जिससे दिमाग में सूजन हो सकती है। ये स्थिति कोमा और यहां तक कि मौत का कारण भी बन सकती है। होस्ट ने यह चिंता सुनने के बाद बाकी कंटेस्टेंट्स की ओर मुड़कर चिल्लाया, अरे क्या कोई मर रहा है वहां? फिर होस्ट ने हंसते हुए नर्स का फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद होस्ट ने ऑन एयर यह भी कमेंट कर दिया कि जेनिफर का पेट कितना अजीब लग रहा था। उनका पेट पूरी तरह से फूला हुआ और बड़ा दिख रहा था, मानो वो प्रेग्नेंट हो। कुछ समय बाद जेनिफर और बाकी बचे कंटेस्टेंट्स में से एक को उल्टी होने लगी, लेकिन इसके बावजूद वो हार मानने के बजाय और पानी पीते रहे और बाथरूम भी नहीं गए। आखिरकार ये सब जेनिफर के लिए सहन करना मुश्किल हो गया और उसने प्रतियोगिता छोड़ दी। दूसरे स्थान पर आने के लिए उसे जस्टिन टिम्बरलेक के कॉन्सर्ट के टिकट मिले, लेकिन घर जाते समय जेनिफर को इतना भयंकर सिरदर्द हुआ कि वो अनकंट्रोलेबली रोने लगी। उसने अपने एक कॉलीग को फोन किया और कहा कि वो उस दिन काम पर नहीं आ पाएगी क्योंकि उसके सिर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था। फोन रखने के बाद उसकी कॉलीग, जिसे उसने अभी बात की थी, जेनिफर को लेकर बहुत चिंतित हो गई। उसने जेनिफर की मां को फोन करके सारी बात बताई और उन्हें बताया कि जेनिफर के साथ क्या हो रहा है। करीब 1 घंटे बाद जेनिफर की मां जेनिफर के घर पर उसे देखने गई, लेकिन जब उन्होंने जेनिफर को देखा तो वो बाथरूम में डेड पड़ी हुई थी। जेनिफर की मौत वाटर पॉइजनिंग की वजह से हुआ था। आखिरकार रेडियो स्टेशन पर जेनिफर के परिवार ने मुकदमा किया और अदालत ने स्टेशन को $16 मिलियन का कॉम्पेंसेशन भरने का आदेश दिया। एक बार मैं एक यूएस मिलिट्री शिप पर था, वार्डरूम में, जो कि ऑफिसर्स का लाउंज होता है। तभी ऑपरेशंस ऑफिसर अंदर आए। ये व्यक्ति बिल्कुल भी मॉर्निंग पर्सन नहीं था। उनकी आंखें लाल थीं। वो जैसे तैसे अंदर आए, हाथ में एक ब्रेड लिए हुए और मेरे सामने आकर बैठ गए। वो बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसे लग रहे थे, लगभग बेहोश। मैं जहाज के आउटबोर्ड साइड की तरफ पीठ करके बैठा था, मतलब मेरे पीछे जहाज का बाहरी हिस्सा था। मेरे सिर के ठीक पास एक वेंटिलेटर था जहां से सनलाइट अंदर आ रही थी। वो रोशनी सीधे उस ऑफिसर के चेहरे पर पड़ रही थी। वो ऑफिसर सूरज की तरफ देख रहे थे और अपने हाथ से अपने चेहरे को उस रोशनी से बचाने की कोशिश कर रहे थे। मैं उन्हें देख रहा था, ये उम्मीद करते हुए कि वो बाईं या दाईं ओर थोड़ा खिसक जाएं ताकि मुझे भी थोड़ी धूप मिल सके। लेकिन इसके बजाय ये ऑफिसर धीरे धीरे दीवार पर लगे एक टेलीफोन की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। वो फोन उठाते हैं और कॉल में किसी से कुछ एंगल्स के बारे में बात करते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर रख देते हैं। फोन रखने के बाद मैं उन्हें देख रहा था और वो अब भी वैसे ही बैठे थे, बिना 1 इंच भी हिले। वो बस सूरज की रोशनी को अपने चेहरे पर फील कर रहे थे। तभी अचानक सनलाइट धीरे धीरे उनके चेहरे से हटने लगी और वो उनके पीछे दीवार पर जाकर रुक गई। उन्होंने कॉल में कैप्टन को जहाज का रास्ता हल्का सा, लगभग 15 डिग्री बदलने का आदेश दिया था। इतना छोटा सा बदलाव ही सूरज को उनके चेहरे से हटाकर दीवार तक ले जाने के लिए काफी था। उसने सचमुच हजारों टन स्टील और जहाज में सारे लोगों की दिशा बस इसलिए बदल दी क्योंकि वो इतना आलसी था कि बाईं या दाईं तरफ थोड़ा सा भी हट नहीं सका। मैं पूरी तरह हैरान था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने लिटरली जहाज का डायरेक्शन घुमा दी। और फिर जब मैं उसे देख रहा था, वो अपनी ब्रेड खाते हुए मेरी तरफ देखता है, थोड़ा मुस्कुराता है और फिर चुपचाप वापस अपनी ब्रेड खाने में लग जाता है। साल 2005 में 57 साल के स्टीवन स्लेवन शारीरिक रूप से पूरी तरह ठीक थे, लेकिन मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब्ड थे। वो डिप्रेशन से गुजर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि उनकी जिंदगी का अब कोई मकसद नहीं बचा है। इसी वजह से अगस्त के महीने में उन्होंने सोचा कि एक रोड ट्रिप पर निकल जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि कहां जाना है, बस उनका मानना था कि कहीं दूर ड्राइव करने से शायद उनका मन ठीक हो जाएगा। इस ट्रिप के दौरान स्टीवन ने शराब पीना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में उनकी गाड़ी न्यू मैक्सिको की सड़क पर अब्रप्टली इधर उधर घूमने लगी। ये इरेशनल ड्राइविंग देखकर एक पुलिस वाले ने उन्हें रोक लिया और ड्रिंकिंग टेस्ट देने बोला। पर जब स्टीवन ने सोब्राइटी टेस्ट पास नहीं किया तो पुलिस वाले ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद स्टीवन को पास के डिटेंशन सेंटर ले जाया गया। वहां उनकी जांच के दौरान पता चला कि उन्हें पहले से
मानसिक बीमारी की समस्या है। इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस वालों ने उन्हें बाकी कैदियों से अलग कर दिया ताकि स्टीवन खुद को कोई नुकसान न पहुंचा सके। स्टीवन को पहली मंजिल पर एक सेल में ले जाया गया। वहां उसके सारे कपड़े उतार दिए गए और उसे सुसाइड स्मॉक पहनाया गया। ये एक तरह का बड़ा कंबल जैसा होता है जो शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकता है। इसका मकसद कैदी को गर्म और सुरक्षित रखना होता है, लेकिन यह भी सुनिश्चित करता है कि वे अपने कपड़ों का इस्तेमाल फांसी लगाने के लिए न कर सकें। कुछ दिन उस कमरे में रखने के बाद स्टीवन को एक बेहतर कमरे में भेज दिया गया। इस कमरे में एक खिड़की, नहाने के लिए शॉवर और एक टॉयलेट था। वहां उसे 2 हफ्तों तक कड़ी मेडिकल निगरानी में रखा गया। लेकिन 2 हफ्ते बाद बिना किसी खास वजह के स्टीवन, जो पहले ही मानसिक रूप से परेशान था, अकेले एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया गया। यहां उसे अपने केस के ट्रायल का इंतजार करना था। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब है कि कैदी को एक छोटे से कमरे में अकेले रखा जाता है और उसे बाकी लोगों या कैदियों से मिलने जुलने का कोई मौका नहीं दिया जाता। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के मानसिक प्रभाव बहुत ही डरावने होते हैं और ये बातें कई जगह दर्ज भी हैं। सिर्फ 15 दिन की अकेली कैद ही इंसान के दिमाग पर हमेशा के लिए बुरा असर डाल सकती है। स्टीवन के लिए सॉलिटरी में शुरुआती कुछ हफ्ते ठीक थे। उन्हें अपने परिवार को चिट्ठियां लिखने की इजाजत थी। इस दौरान उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा और खुद को शराब से दूर रखा। इन हफ्तों में यह देखा गया कि स्टीवन उन ऑफिसर्स के साथ बहुत पोलाइट थे जो उनके दरवाजे के स्लॉट से खाना देते थे, भले ही उनका आपस में बातचीत बहुत कम होता था। यहां तक कि जब स्टीवन को कोई छोटी मोटी सेहत से जुड़ी परेशानी होता था, तब वो गुस्सा या शोर मचाने के बजाय बस अपने दरवाजे पर नॉक करते और चुपचाप इंतजार किया करते थे कि कोई उनकी मदद के लिए आए। इसमें कभी कभी काफी देर लगता था, लेकिन स्टीवन ने कभी अपना पेशेंस नहीं खोया। लेकिन जनवरी 2006 तक, यानी लगभग 3 महीने सॉलिटरी में बिताने के बाद, स्टीवन को अपने केस के ट्रायल के बारे में कोई जानकारी नहीं मिला। स्टीवन धीरे धीरे अपनी सोच और हकीकत से दूर होता जा रहा था। वो बहुत ही बुरी पैनिक अटैक्स झेल रहा था और उसे इंटेंस हेल्यूसिनेशंस हो रहे थे। वो जानने के लिए बेचैन था कि उसे इस सेल में और कितने दिन रहना पड़ेगा, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं बताता था। उसने अपने परिवार को लेटर्स लिखने की कोशिश की, उनसे मदद मांगने या उसके मामले की जानकारी लेने को कहा, लेकिन जब वो लिखने बैठता तो डर और चिंता के कारण उसका हाथ इतना कांपता कि वो लिख ही नहीं पाता था। जनवरी से स्टीवन ने अपना ज्यादातर समय सेल के कोने में अपने घुटनों को सीने से लगाकर बैठे हुए और आगे पीछे झूलते हुए बिताना शुरू कर दिया। महीने में कुछ बार ही उसे सेल से बाहर निकलने दिया जाता था, लेकिन अप्रैल आते आते ये भी बंद हो गया और फिर वो अपनी सेल से बाहर नहीं निकल पाया। सेल से बाहर ना निकलने की वजह से स्टीफन नहाने भी नहीं जा पाता था। उसकी स्किन पर फंगस लगने लगी और उसके दांत भी सड़ने लगे। आखिरकार 8 मई 2007 को 1 साल और 8 महीने अकेले सेल में बिताने के बाद स्टीफन को वहां से निकालकर नेवादा के लास वेगास के एक बिहेवियरल इंस्टीट्यूट में भेजा गया। वहां जाकर उसने नहाया, शेव की, बाल कटवाए और सही इलाज लिया। कुछ ही दिनों में वो फिर से ठीक हो गया और नॉर्मल महसूस करने लगा। इंस्टीट्यूट में उसे एक वकील से बात करने का मौका मिला। वकील ने बताया कि पूरे समय स्टीफन बस ये पूछता रहा, मैं कहां था, मैंने ये समय कहां बिताया। मत वकील ने उसे जवाब दिया, तुम अकेले कोठरी में थे, ट्रायल का इंतजार कर रहे थे, तुम वहां करीब 2 साल से थे। यह सुनकर स्टीफन चौंक गया और उसे यकीन नहीं हुआ। उसे अपने जीवन के उस समय की कोई याद ही नहीं थी, जैसे वो समय उसे पूरी तरह तोड़ चुका था और उसने उसे अपनी यादों से मिटा दिया था। लेकिन जब वकील ने उसे इसके बारे में बताया तो उसकी यादें धीरे धीरे लौटने लगीं। उसने वकील से बहुत मिन्नतें की कि उसे फिर से अकेले सेल में वापस न भेजा जाए। स्टीवन इस इंस्टीट्यूट में 2 हफ्ते तक रहा। इस दौरान उसने बार बार पूछा कि उसका ट्रायल कब होगा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। 2 हफ्ते पूरे होने के बाद अचानक स्टीफन को उसके कमरे से बाहर निकालकर वैन में बैठाया गया, वापस न्यू मैक्सिको ले जाया गया और फिर से उस सेल में बंद कर दिया गया। जैसे ही उसे सेल में डाला गया, उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसने गार्ड से बहुत रिक्वेस्ट्स की कि उसे वहां ना डालें, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद दरवाजा बंद हो गया
और वो फिर से पूरी तरह अकेला रह गया। कुछ ही दिनों में स्टीफन के एक दांत में इन्फेक्शन हो गया। उसने मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई इलाज नहीं मिला। मजबूरी में वो सेल के कोने में बैठ गया और एक दिन 8 घंटे तक डिफरेंट टेक्निक्स यूज करके अपने दांत को तोड़ने की कोशिश करता रहा। आखिरकार उसने अपने दांत को खुद से डिटैच कर दिया। लगभग 2 महीने बाद 22 जून 2007 को स्टीफन का मामला जज के सामने पहुंचा। जज ने उस पर लगाए गए सारे आरोप खारिज कर दिए। 3 दिन बाद स्टीफन जेल से रिहा हुआ और अपने परिवार से जा मिला। इसके बाद स्टीफन ने काउंटी के खिलाफ केस किया और उसे $15.5 मिलियन का कॉम्पेंसेशन मिला। लेकिन उसी समय उसे लंग्स के कैंसर का पता चला और डॉक्टरों ने बताया कि उसके पास जीने के लिए 1 साल से भी कम का समय है। यह साफ नहीं है कि वो आज जिंदा है या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके फीडबैक के लिए पूरा कमेंट सेक्शन खुला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, ताकि हमें पता चल सके कि आपको ये सच में अच्छा लगा है। साथ ही सब्सक्राइब भी कर लेना और पोस्ट नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको तुरंत पता चल जाए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मैं अगले हफ्ते एक और थ्रिलर और एक्साइटिंग कहानी के साथ आप लोगों से फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।